सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज का दिन बहुत ख़ास है। इसे तजदीद अहद वफा का दिन भी कहा जाता है, लेकिन गुजरी 7 दिहाइयों में क्या हम इस अहद की पासदारी भी कर सके हैं? चलिए आज पीछे मुड़कर देखते हैं, गुजरे हुए वक्त के लम्हों को पकड़ते हैं और गए ज़मानों को अपनी आंखों के सामने फैलाकर अपनी तारीख के किस्से पढ़ते हैं कि आज के दिन पास होने वाली जिस करारदाद ने हमें आज़ादी जैसी नेमत दी, इसके साथ हमने क्या किया, क्यों मंजिल मुराद न मिल सकी। तमाम ख्वाब आंखों में से आंसुओं के साथ ही गिरे और गिरकर क्यों बह गए और बहते जा रहे हैं। बहस ये नहीं कि आज़ादी की तहरीक दुरुस्त थी या नहीं, अलमिया ये है कि आज़ादी के हमें मकासद क्यों ना मिल सके। ये दुरुस्त की कौम आज़ाद हुई थी, लेकिन सवाल यह है कि आज़ादियों के मज़े यहाँ कौन लेता रहा और आज़ादी की नेमत से नाजायज़ फ़ायदे कौन उठाता रहा। रहबरों के रूप में किसने राहज़नी की। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी देखें, उनके फरमुदात सुने तो पता चलता है कि सियासत तो इबादत थी, लेकिन यहाँ से गलाजत में किसने इसे बदल दिया। इस कौम ने आज़ादी की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अरमानों के बेहिसाब खून भी इसके हुए हैं। हर वो ख्वाब जो इस कौम ने आंखों में सजाया, हर वो ख्वाब जलील हुआ, रुस्वा किया गया। ये सितम किसने तोड़ा कि ये कौम मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब लेकर हिंदुस्तान से अलग हुई थी, मगर अब हाल ये है कि इसके हाथ से कशकोल ही नहीं छूट रहा। सितम यह है कि हमने गुजरे माह साल में तरक्की कम और तनज़्ज़ुली की तरफ सफ़र ज़्यादा किया है, क्योंकि पाकिस्तान रहबर नाम अवाम का लेते हैं, लेकिन सबसे मुकद्दम अपनी ज़ात को रखते हैं। PDM में जो ताज़ा लड़ाई छिड़ी है, ज़ाती मफादात की इस लड़ाई के नज़ारे सबके सामने हैं। जो कल तक बहन भाई के नारे लगाते नहीं थकते थे, आज एक दूसरे की जुबानें खींचने की धमकियां दे रहे हैं। मरीम नवाज की धमकी का मुखातिब कौन है? इसी को लेकर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए हैं और इस लड़ाई ने PDM को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। जो हुकूमत गिराने निकले थे, अब इनकी तवज्जो एक दूसरे को गिराने पर है। कैसी कैसी बयानबाजी हो रही है, इसकी झलक हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल क्या है, PDM का क्या बनेगा, क्योंकि कोशिशें हो रही हैं कि सुलह कराई जा सके मरीम साहिबा और बिलावल के दरमियान और PDM को आगे ले जाया जा सके। फजलुर रहमान साहब इसमें पेश हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक और राहबरी उनको मिली थी, सरबराही मिली थी PDM में, आशपाश होती थी नजर आ रही है। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हमारे साथ हैं, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और जब से ये PDM बनी है और उसके बाद से अब तक हाफिज़ साहब की जितने बयानात थे, जितनी पेशगोइयाँ थी, जितनी ये खबरें अंदर की देते रहे, क्या हो रहा है, किस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब को नाकामी होगी, सब बातें दुरुस्त साबित हुई और मौलाना साहब के साथ फिर हाथ हो गया। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें ज्वाइन करें। मेरे साथ असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब भी हैं, वो भी सवाल आपसे करेंगे। ये बताइए कि ये सब हैरान हैं कि ये इतनी जल्दी ये एक दूसरे के खिलाफ किस तरह हो गए। ये तो हमारी भी पेशगोई थी, असद खरल साहब, बाबर साहब भी कहते थे ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, मगर इतने खिलाफ एक दूसरे के जुबानें खींचने की बात हो रही है और कि जी सिलेक्टेड कौन है, किसके अंदर खून है, तो ये बातें इतनी जल्दी हो जाएंगी, किसी ने सोचा नहीं था। क्यों ऐसा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, बात यह है कि जो जल्दी की बात है, न इनकी इकट्ठ जल्दी होती है, न इनका आपस में जुदाई जल्दी होती है। असल में बुनियादी जो मामला है वो ये है कि ये है सारी मफादात की लड़ाई जिस तरह आपने की। काश 23 मार्च को भी हम ये सोचते कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद हमने उस नज़रिए को जो इस्लाम का बुनियादी इंसाफ और अदल इंसाफ का नज़रिया था, अगर हम उसको नाफिज कर देते, सूदी निज़ाम को ख़त्म कर देते और मालियाती निज़ाम को भी उसी अंदाज से चलाते और एक गरीब को भी उसी अंदाज में इंसाफ दिलाते, तो इस तरीके से जो बड़े बड़े चोर, डाकू, लुटेरे जो अरबों रुपया लूट कर इस तरीके से सबकी आंखों में दोल जोंग कर बार बार नारों लेकर मुल्क से बाहर न जाते और फिर अदालती पेशियों के हवाले से वो अदालतों के सामने जो है जुलूस लेकर आकर उनको न डराते धमकाते,
वो जजों को न ख़रीदते, उनको व्हाट्सअप न करते। ये सारी बातें तब थी जब अगर हम नज़रिए की बुनियाद पर ही उस मुल्क को क़ायम करते। जोग्राफियाई तकसीम तो कर दी हमने, लेकिन नज़रियाती तकसीम की तरफ आज तक भी हमने संजीदगी से कोशिश नहीं की। तो ये जो लड़ाई जो आप फरमा रहे हैं, ये मफादात की है। कभी पेट फाड़ने की बात होती है और कभी जाकर गड़ी खुदाबश में जो है वो पेशानी को वहाँ पर झुका दिया जाता है, और कभी जो है एक दूसरे के बहन भाई बनते हैं और कभी एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ारा होते हैं। तो ये सारी की सारी लड़ाई एक मसले पर है, और वो है जो माल खाया गया है और जो करप्शन है उसको हवाले से बचाया जाए और उन केसेस से किसी तरीके से निजात हासिल की जाए। और बदकिस्मती से वह हमारे मौलाना फजल रहमान साहब हमारी पार्टी को भी, यानी ये तो सबसे बड़ी किरामत कहें या सबसे बड़ा हम इसका क्रेडिट देते हैं नवाज़ शरीफ को कि वो मौलाना फजल रहमान जैसे आदमी को भी अपना वकील सफाई बना दिया, जिस पे 2.5 साल से हमें भी, हमारी पार्टी को और अब ख़ुद अपने आप को और अब PDM को उन्होंने बंद गली में पहुंचा दिया है। यकीनन ये वही बात है कि मैं जिसके बारे में बार बार कहता हूँ कि पैसा फेंक तमाशा देख का जो असल मिसदाक और तमाशा है वो PDM आपके सामने मौजूद है। ये पैसा फेंक की आपने बात की, ये रेंटल मार्च की आपने इस्तेलाह दी और हर तरफ छापी जा रही है ये रेंटल मार्च। किस तरह से रेंटल मार्च है? आपके हवाले से एक बयान भी छपा कि 1.25 अरब रुपए की कोई वसूली किस्त की मौलाना साहब की मुलाकात मरियम से उस हवाले से थी। और क्या मौलाना का जाना मरियम की पेशी पर 26 मार्च को नैब में उन्होंने कहा कि सब कारकुन जाएंगे और छोड़ेंगे नहीं। मरियम साहब ने कहा अब ये वो बात नहीं होगी, इतनी आसानी से अब तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे, अब तो भरपूर जवाब देंगे, अब कुर्बानियां नहीं, अब तो हिसाब का वक्त है। तो ये आप समझते हैं दुरुस्त सियासत है मौलाना साहब की, और ये पैसे का क्या चक्कर है? देखिए, ये तो बात उस वक्त शुरू हुई जब आज़ादी मार्च के हवाले से बात की गई, और चूँकि आपको इल्म है कि मैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का मौलाना फजल रहमान की आमद से यानी शमूलियत से पहले मैं 8-9 साल पहले रुकन बना हूँ, और मैंने 20 साल पार्लियामेंट में इन दोनों जमातों और इनके मुहतरम अकाबरीन के साथ गुजारी हैं। तो मुझे इनका तजुर्बा था, और हमने ये बात अपनी पार्टी के इजलास में की कि अगर ये हमें इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो इनमें वोटर तो हैं, लेकिन ऐसे लोग नहीं हैं कि जो मैदान में निकले और हमारे आज़ादी मार्च का हिस्सा बने। तो उस वक़्त हमारी क़यादत से लोगों ने कहा कि जनाब आप फिक्र न करें, जान JUI की होगी और माल जो है वो मुस्लिम लीग का होगा। तो उस पर हमने एतराज़ किया, और फिर हमने जब देखी सूरत हाल, माल भी आया लेकिन माल भी न वर्करों पे खर्च हुआ, न वो लोग जो 13 दिन वहाँ पर कसम पुरसी के आलम में बैठे रहे उनके लिए कोई सहूलत फराम की गई। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। और अभी भी आप देखिए कि इस वक्त जो 26 मार्च के हवाले से जा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने चंद दिन पहले ये कहा कि ये जिहाद है, और जिहाद से जो है पीछे हटना जो है वो गुनाह कबीरा है। अभी कल ही फरमा रहे थे परसों कि जनाब 26 मार्च को जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ की क़यादत में जो वहाँ पर पेशी होगी तो उसकी क़यादत में लोग जाएंगे, और PDM की जो है वो क़यादत भी होगी और लाखों लोग होंगे। तो इससे पता चलता है कि क्या सूरत हाल है कि उसमें यकीनन मौलाना भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर वो पीछे हटेंगे तो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो जाएंगे। एक वो दौर था कि औरत की सरबराही की भी बात की जाती थी, एक और दौर था कि इस किस्म की हवालों से बात की जाती थी। तो एक दौर ऐसा आ जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो सामने आ रही हैं ये यकीनन उस हवाले से है। और फिर ये इस वक्त जो लॉन्ग मार्च के हवाले से 26 तारीख तय थी, इसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान का जो इस वक्त सूरत हाल थी, शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, हमजा साहब का अपना नुक्ता निगाह था, लेकिन उनकी तैयारी नहीं थी। लेकिन इन्होंने फिर मौलाना फजल रहमान साहब को सूरतकार बनाया, और आप देखिए कि 26 तारीख से पहले यानी 16 मार्च को उन्होंने अचानक लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ों को नती कर दिया, जबकि एक अलग ऑप्शन था और लॉन्ग मार्च के बाद था। मकसद ये था कि इनको पता था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों की तरफ नहीं आएगी, जब नहीं आएगी तो उसके हवाले से हम लॉन्ग मार्च को मुलतवी करेंगे और सारा का सारा मलबा
पीपल्स पार्टी पे डाल देंगे। तो ये सारी सूरत हाल से पता चलता है कि ये सब कुछ जो कुछ खेल खेला जा रहा है उसमें बुनियादी तौर पर ये अपने मफादात के हवाले से बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस वक्त 26 तारीख को भी अल्लाह ने करे कि ऐसी सूरत हाल हो कि अमन अमान के हवाले से कोई ऐसी बात की जाए ताकि मामलात को जो कमी थी 26 मार्च लॉन्ग मार्च की मुलतवी की जो सूरत हाल थी उसको किसी तरह कवर अप किया जा सके। असद खरल साहब आपसे सवाल करेंगे, मैं सिर्फ सबको सुनवाना और दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मरियम और बिलावल ये बहन भाई किस तरह बने और अब क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है, यकीन नहीं आता। जरा देखें आप। ये जी वादे वहीद, असद खरल साहब। अच्छा हाफिज साहब, सवाल मेरे 2-3 चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ और इसी हवाले से और डोगर साहब भी उस पर कमेंट करेंगे, आपसे भी मैं कमेंट चाहूँगा। एक तो अभी जो शॉर्ट सुनवाए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो सिराजुल हक साहब से मुलाकात की और उनका जो सिलेक्टेड होना मेरे खून में शामिल नहीं, और ये लाहौर के ख़ानदान की रवायत है। अब ये तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी इसमें भाम वाली बात ही नहीं और पूरी खोल के रख दी। दूसरी बात उन्होंने ये की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि जो आपने बात की कि इस्तीफ़ों का मामला जो है वो ये था कि लॉन्ग मार्च के बाद का था नथी करना, और इसका मतलब ये है कि नून लीग इस्तीफ़े भी नहीं देना चाहती जो कि हमें पता है, और लॉन्ग मार्च ना करने का मलबा पीपल्स पार्टी पे डालना चाहती है। तीसरी चीज़ इसके साथ जो मरियम साहबा जो है उनके वाले से जो सामने आ गई, अब राना जो सनाउल्लाह साहब वो कह रहे हैं कि जरदारी एक कमज़ोर आदमी है और उन्होंने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकते, उनका एक ही बेटा है, यानी नून लीग की जानब से ये पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं और आप समझते हैं कि ये जो मौलाना साहब के वाले से मुझे ज़्यादा तकलीफ़ और दुख की बात है, वो एक ज़ीरक, आप भी नो डाउट एक उनसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और मजहबी आपकी एक शख्सियत है। मौलाना साहब की एक बहुत कद एक मजहबी जो खानवादे से तल्लक है, उनके वालिद के वाले से बड़ा उनका एक वक़ार है, आप भी उनसे पहले थे, उनके साथ भी रहे हैं। अभी जो मौलाना साहब जो खेल खेल रहे हैं, जो रेंटल के मार्च के अगर नाम आता है तो क्या, और जहाद जो रियासत के ख़िलाफ़ क्या जहाद का हमें इस्लाम हुक्म देता है, वो तो अमीर जो आपका रियासत का हुक्मरान होता है उसके साथ ही इस्लामिक हवाले से भी चूँकि क्योंकि खून खराबा जो हमें भी पता है कि पीछे से जो डोरियाँ हिल रही हैं नून लीग या मौलाना फजल उस्मान अगर ये करते हैं तो मुल्क दुश्मन कूदते भी इसमें आ सकती हैं। तो क्या हुकूमते वक्त के खिलाफ जहाद करना और स्टूडेंट्स को उकसाना जो कि बेचारे अभी पढ़ने के लिए उनको इतना नॉलेज नहीं है, कितना खतरनाक, तो क्या कितना खतरनाक रियासत के लिए या इस्लाम इसके वाले से क्या कहता है, मफादात के लिए क्या इस हद तक जा सकते हैं? हाफिज साहब। देखिए दो बातें हैं, एक तो ये है कि जहाँ तक इनके आपस के इन बातों का ताल्लुक है तो ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि एक मीसा की जमहूरियत भी हुआ था और फिर अभी 20 सितंबर 2020 को मीसा के पाकिस्तान के नाम से जो 26 निकात थे वो भी दस्तखत हो गए थे। और ये जो बातें की जा रही हैं कि इसमें यकीनन मैं समझता हूँ कि मरियम साहबा मोहतरमा जो बात कर रही हैं वो यकीनन अजीब बात है, क्योंकि उन्होंने तो एक दफ़ा फरमाया था कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरे कोई जायदाद और मकान नहीं है। तो ऐसी बातें तो ज़ाहिर है कि वो भूल जाती हैं और गालिबन ये बात तो है सुबह शाम कहते हैं। आपको मालूम है कि कल 8 तारीख को आर या पार होगा, वो 8 भी चला गया। तो इस किस्म की जो सियासी बयानात हैं वो दिए जा रहे हैं और दिए जाते हैं। अब भी कोशिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब को जिस अंदाज में रखा गया है उसमें एक ख़ास हिकमत है, और हिकमत ये है कि नवाज़ शरीफ साहब जो फरमा रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब कि जनाब जरदारी साहब जो है बुज़दिल हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल में इस वक्त जरदारी साहब लंदन भाग के बैठे हैं या नवाज़ शरीफ साहब भाग के बैठे हैं। और दूसरी बात यह है कि जेल में किसने कितना वक्त गुजारा है वो अलग बात है। बुज़दिली और जमा मर्दी का जो है वो अंदाज़ा तो लोगों को भी पता चल गया है कि किस सूरत हाल से है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को इसलिए नवाज़ शरीफ साहब ने आगे किया क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है
वो उनके साथ नहीं दे रहा था, और वो बार बार वो जो बात कर रहे थे तो उनको लगता था कि ये बिरादर यूसुफ बनने वाले हैं। इसलिए आपने देखा कि इस वक्त कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ साहब है, और वो पंजाब में जो है हमजा है, लेकिन उसकी बजाय मौलाना फजल रहमान। लेकिन हाफिज साहब यहाँ पे बिरादर यूसुफ शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ, आपकी क्या मुराद है? यहाँ पे बिरादर यूसुफ से मुराद नवाज शरीफ की है या शहबाज शरीफ साहब के है? डिच करके तो नवाज शरीफ के हैं, वो तो जेल में बैठे हुए हैं। साहब के लिए शहबाज शरीफ बिरादर यूसुफ साबित हुए हैं। नहीं ब्रदर, वो तो जेल काट रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। एक बाबर डोगर साहब का एक सवाल भी साथ ले रहे हैं। हाफिज साहब, एक दौर में एमएमए बनी, उसमें दो बड़ी मजहबी जमातें थी, एक जमात इस्लामी और एक जेयूआई। उसके बाद उनको बड़ी कामयाबी भी मिली, केपीके में उनकी गवर्नमेंट भी बनी। उसके बाद इनके दरमियान एक खलीज आ गई है। जमात इस्लामी किसी सूरत में दोबारा एमएमए में शामिल होने को तैयार नहीं है। क्या वजह है, क्यों जमात इस्लामी और जेयूआई में इतनी कशीदगी पैदा हो गई, इतनी खलीज पैदा हो गई कि एक दोबारा एक दूसरे के करीब आने? और साथ एक और अब नॉर्मल बात जो है, गैर फितरी इत्तेहाद लग रहा है कि सिराजुल हक साहब के साथ मिलकर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी एक पेज पे आ रहे हैं। क्या कोई नया एमएमए तो नहीं बनना जा रहा कि मौलाना फजल रहमान को काउंटर करने के लिए माइनस केपीके में कि जो उधर सीट में भी और साथ केपीके में भी कि नए डायनामिक्स तो नहीं आ रहा है कि एमएमए में माइनस मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी मजहबी जमातें और पीपल्स पार्टी एक पेज पे केपीके में और कराची में लड़ने जा रही हैं? देखिए, जहाँ डोगर साहब की बात है, मैं गुजारिश करूँगा कि जहाँ भी इत्तेहाद होगा उसमें बुनियादी तौर पर ईसार और जज्बे जो आपस में ताल्लुक़ है उसको बरकरार रखने के लिए ताली दोनों हाथ से बचाई जाती है। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो सूरत हाल तो फ़िलहाल नज़र आती है कि सिर्फ 3 जमातों का मामला है। उसमें ये है कि एक चेयरमैन सेनेट बनना चाहते थे, दूसरा जो है वो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बनना चाहते हैं सेनेट में, तीसरा डिप्टी चेयरमैन बनना चाहते थे। लेकिन जो छोटी जमातें हैं वो तो रो पीट रहे हैं बेचारे कि भाई आप तो हमसे पूछते भी नहीं है, फैसले करते हैं। अब पीपल्स पार्टी ने अलग फैसले करने शुरू कर दिए थे। मिसाल के तौर पर उसने बाई इलेक्शन का फैसला अलग किया, फिर मनवा लिया। फिर उन्होंने फैसला किया जनाब गिलानी साहब को कौमी असम्बली से सेनेट का इलेक्शन लड़ाने के लिए मजबूरन फिर पीडीएम को उसको गोद लेना पड़ा, और उसके बाद चेयरमैन का भी फैसला उसने अपने घर में बैठ के किया और फिर वो भी मनवा लिया। अब जब सूरत हाल ऐसी होती है, एमएमए के हवाले से भी सूरत हाल जब ऐसी हुई कि वहाँ पर भी हर जमात ने अपनी तरफ खींचा तानी शुरू की और हर एक ने ईसार की बजाय हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की बात की, तो यकीनन फिर इत्तेहाद जो है वो नहीं रहते हैं। इन तमाम इत्तेहादात में खुसूसी तौर पर कौमी इत्तेहाद पीएनए के से लेकर अब तक जितने भी इत्तेहाद बने हैं उसमें का मैं एमआरडी हो, एआरडी हो, इनका मैं हिस्सा बना हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम तर इजलासों में रहा हूँ। और अक्सर हमारी अपनी पार्टी के लोग भी हमें कहते थे कि फ़िलहाल पार्टी हमारे साथ मुखलिस नहीं है। तो मैं एक ही बात करता था डोगर साहब कि आप अपने दिल पे हाथ रखें कि आप उनके साथ कितने मुखलिस हैं। जाहिर है कि अगर एक इत्तेहाद में रहकर एक जमात अपने लॉन्ग मार्च में अपनी जो है अदम तैयारी को उठाकर किसी और के सर थोंपेगा तो दूसरा उसे फूल नहीं फेंकेगा। अगर किसी के घर आप पत्थर फेंकेंगे तो वो भी पत्थर फेंकेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर तिलाल साहब जो है ना वो कहते हैं कि देख लिया आपने न्यूट्रल का मज़ा, तो फिर जवाब भी आ गया कि आपने तंजीम साजी तो नहीं करनी। तो जहाँ पर सवाल होगा वहाँ जवाब आएगा। वो सवाल आपस में मुत्तहिद रहने वाली जमातों की जानिब से हो, उनके लीडरान की जानिब से हो। अब जब सेलेक्टेड का ताना दे दिया उनको कि तुम्हें सेलेक्ट किया जा रहा है, मरियम साहिबा ने कहा, तो बिलावल साहब ने तो उठाकर ये कह दिया कि जी ये तुम्हारे ख़ानदान की अपनी विरासत है। तो जाहिर है कि इन चीज़ों के साथ फिर वो इत्तेहाद जो है वो आगे नहीं पनपता और आगे नहीं चल सकता। अच्छा, आप सब ये बताएं कि क्या अब भी माल चल रहा है, नून लीग की तरफ से माल अब भी दिया जा रहा है, और ये कि अब मौलाना साहब को किस तरफ जाना चाहिए, बका किस में है जमीयत इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की आपको नजर आती है? क्योंकि आप तो इतने अरसे से सियासत को जानते हैं, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को साथ मिला लिया है, फजलुर रहमान साहब अब कोशिश कर रहे हैं कि सेनेट में जब तक जी देखिए मैं गुजारिश करूंगा कि जब तक मुल्क से लूटा हुआ माल
वापस मुल्क की ख़जाने में नहीं आता और चोरों को सज़ा नहीं मिलती। जब तक माल उनके पास होगा माल चलता रहेगा, और जब तक माल चलता रहेगा वकील सफाई हर तरफ से उनको मिलेंगे, उनको जजेस भी मिलेंगे, उनको आपके हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग भी मिलेंगे, और आप देख रहे हैं कि वहाँ से रिकॉर्ड ज़ाया करने वाले भी मिलेंगे, और आपको जो है जज भी उनको मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, और जजेस के जो है आपको वीडियो भी मिलेंगे, और मदीना मुनव्वरा में उनको रुश्वत की पेशकशें भी मिलेंगी। ये सारी चीज़ें तब तक होंगी जब तक इंसाफ नहीं होगा, और अगर इंसाफ के हवाले से बात ऐसे चलेगी, और अगर हमारे इदारे मुक़्तदिर इदारे भी नवाज़ शरीफ को इस मौके पर भी अभी एक NRO दे चुके थे, सेहत के हवाले से जो ड्रामा था, मज़ीद अगर फिर एक NRO देंगे मरियम साहिबा के लिए, तो फिर ये बात चलती रहेगी। जब तक ख़जाना होगा उस ख़जाने की हिफाजत के लिए थोड़ा सा माल खर्च करना पड़ेगा, और उस माल को लेने वाले यहाँ मौजूद है। इसकी तफसीलात तो अब कौम के सामने आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज़ साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे ब्रॉड शीट इंक्वायरी रिपोर्ट की। उसमें कौन कौन ओहदेदार मुलव्वस है जिसने इस तरह से ये जाली पेमेंट की, मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला, अब पता चला। ब्रॉडशीट इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई है। इसमें कई इंकशाफात हुए, इस पर हमने जिस तरह से बात की, बाबर डोगर साहब भी इस पर यही कहते हैं कि जी माजी में हमने बहुत सी रिपोर्ट्स देखी हैं, इंक्वायरी कमीशन बैठे, बहुत कुछ हुआ लेकिन कोई मंतकी अंजाम तक मामला नहीं पहुँच सके। तो बाबर डोगर साहब, अब 4 आला ओहदेदार हैं जाली कंपनी को अदायगी के जिम्मेदार, इसमें इनको करार दे दिया गया है। अब देखिए, इंक्वायरी रिपोर्ट जो थी वो तो अपना काम यही कर सकती है। अब एक रिटायर्ड जस्टिस साहब हैं, उन्होंने सारा किया, मेहनत की, अच्छा उसमें जो उनको मराहत मिलनी थी वो भी उन्होंने नहीं ली। अब उन्होंने एक काम कर दिया कि माजी में हो चुका है। अब आगे इस पर किस तरह से प्रोसीडिंग हो सकती है, क्योंकि इसकी बुनियाद पर ना किसी को सजा हो सकती है ना कुछ और हो सकता है, जब तक कि मामला अदालत में ना जाए। प्रॉपर अब आगे इस पर इन्वेस्टिगेशन जो कोई कर सके, जो चाहे मुझे नहीं पता अब इस पर नैब को करना चाहिए, नैब का इदारे मुलव्वस था, इस पर कोई एंटी करप्शन के पास जाना चाहिए, लेकिन इसको कुछ तो अब आगे तो बढ़ना चाहिए, वरना खाली इस रिपोर्ट से अच्छा जी हम बात कर देंगे ये लोग तेरी बदाम, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये जो बताया जा रहा है कि जी 4 ओहदेदार थे जिसमें मुलव्वस थे, वज़ारत कानून है, फाइनेंस है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये सब, तो इनको तो पकड़ा जाना चाहिए। सामा साहब, लंदन हाई कोर्ट का जो फैसला है ना ब्रॉडशीट के हवाले से, सिर्फ आप वो फैसला पढ़ लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उसमें जज साहब लिखते हैं कि उन्होंने अहमद बिलाल सूफ़ी साहब से जब पूछा गया कि जनाब जो दूसरी ब्रॉडशीट जो दूसरी थी ओक्लाहोमा वाली, उस समय उसके जो हेड थे, माइकल थे शायद, जब उन्होंने रब्ता किया पाकिस्तान गवर्नमेंट से और उन्होंने कहा कि मेरे पैसे बनते हैं, तो क्या आपने इस चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश की कि ये जो ब्रॉडशीट लंदन है, ये जो वहाँ के इसका स्टेटस क्या है लंदन से, और जब ये टूटी है तो इसका असल मालिक कौन है, क्या आपने ये पता करने की कोशिश की? तो उन्होंने कहा जी मैंने पता करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो माइकल साहब ने जो बातें मुझे की मैंने उनकी बातों पे यकीन किया और उनको पेमेंट कर दी। उन्होंने कहा हैरान हूँ कि आप अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, एक सीनियर लॉयर हैं, आपको एक बंदा आके कहता है कि जनाब ये ब्रॉडशीट है, ये मैंने उसको ओक्लाहोमा से मैंने उसको दोबारा रजिस्टर किया हुआ है, हालांकि वो टूट चुकी हुई है उस वक़्त। तो आपको पता करना चाहिए था लंदन से कि जनाब के वहाँ पर कि जनाब ये जो असल में इसका मालिक कौन है, और जो उसका मालिक है उसको देते। आपने इसको बगैर पता किए, डोगर साहब, बगैर कुछ किए आपने इसको, एक लेमैन भी हो ना डोगर साहब, एक लेमैन भी हो तो वो भी ये चीज़ सकता है, और वो तो सीनियर दावेदार हैं कि बड़े माशरा कानूनी और आइनी एक्सपर्ट है और इंटरनेशनल अफेयर्स पे उनका बड़ा अबूर है। तो अब मामला मुझे ये बताएं डोगर साहब कि जो अगर सही को वो देते, मुबैना तौर पर जो मैं एग्जाम्पशन है उसामा साहब, अगर सही कंपनी को देते तो वो शायद वो डिज़ायर उनकी पूरी ना हो सकती, तो लाजम उनको क्या ज़रूरत थी कि वो सही को देते। मुझे ये बताएं डोगर साहब को, पंजाबी वो कहते हैं ना कुत्ता कान लै गया, इस बंदा शोर मचा देता है, अब बंदे भागना शुरू हो जाएंगे इस बंदे का, तो जो बंदा सेंसिबल वो कहेगा भाई कान तो आपके दोनों सलामत है। तो मतलब एक वकील हो के आप इतने बड़े दावे करते हैं
और आप उस फर्म को, जिस तरह आपकी बात को मैं कर, उसामा साहब मामला क्या है, इसमें बड़ी खौफनाक चीज़ जो सामने आई है, खौफनाक चीज़ जो सामने आई है, जो अभी जारी बात है पब्लिक तो नहीं हुई, लेकिन 3-4 चीज़ें सामने हुई। एक तो जो 3 ओहदेदार है वो कौन है, उसमें जिस तरह आमिर बिलाल सूफी का आ गया, वजारत कानून जो कानून के साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी गुलाम रसूल, और नैब के डेस्क ऑफिसर है हसन साकब। $15 लाख जो हुकूमती खजाने से निकलवा कर गलत हाथों में ये देने का इनको रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया। यानी गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाने के अंदर ये 3 मरकजी किरदार हैं। तो जाहिर बात है नैब का केस बनता है, आपके सवाल का जवाब आ गया। अच्छा। और वो इनसे रिकवरी करेगा, उसमें वकील साहब हो या कोई भी हो, क्योंकि ये अगर हुकूमत आगे आ गया। अब यही नहीं, कमीशन ने जो 26 अफराद, आप माशाल्लाह बड़े, मैं आईनी और कानूनी इसको नैब का एक केस बनता है, क्यों नहीं, गवर्नमेंट एक्सचेकर का जहां भी नुकसान होगा, और खास तौर पे नैब की जो जुरिस्डिक्शन है 85 से लेकर अब तक कोई भी क्राइम हो तो वो सिर्फ नैब पकड़ सकते। सुन इसमें एक और बड़ी याद बात है, अभी तो नैब एक आखिरी सुन ले, नहीं वजारत खारजा कहती है ना सुन ले, इसमें नैब ही वो समझे आखिर में नैब के इदारे की वजह से जस्टिस अजमत सईद साहब ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा है, वो कहते हैं नैब ही एक वाद फोरम था जहां से ये सारी चीजों का एक रिकॉर्ड मिला, जहां से आगे ये फुटप्रिंट मिले। आपको पता है सर नुकसान की सुन तो लेना, अब सुन ले, नुकसान सारा नैब की वजह से ही तो हुआ। अब सुन ले, वो तो मैं कह रहा हूं ना, तो नैब का अफसर उसको टांगना चाहिए ना, उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए, होना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वजारत खारजा कहती है नैब के अफसर को चले गए, नैब दे ये सारा देखिए, नैब को जो है उसको 100 खून माफ तो नहीं है ना, वो अबावतल्लाह तो नहीं है, वो भी आइन के अंदर रहेगा ना। डेस्क अफसर का नाम आ गया तो नैब अगर मुल्जम है या मुजरम बनेगा कल को तो उसका नाम आ गया, आगे अपने अफसर के खिलाफ अब नैब क्यों नहीं करेगा भाई? ये तो वही है, पुलिस जो है वो जिस तरह से पुलिस वाले एफआईआर अपने ही खिलाफ दर्ज करते हैं, छोड़ तो ले बात, नैब के अलावा कोई रेफरेंस कर नहीं सकता, फिर आपको कहेंगे जी उसको डाटा इंटरनेशनल कोऑपरेशन बैंक की बात हो, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की बात हो, इंटरपोल की बात हो, जो भी चीजें रिकॉर्ड, नैब ही बात एक फोरम है जो यूएन चार्टर के तहत बना। सुन ले, 26 अफराद के बयान कलमात की डॉक्टर साहब आप इस पे करें, बड़ी अहम बातें हैं। चलिए आप और इनके नाम जो शामिल हैं, ये मानना कि इनसे गलती हुई, गलती नहीं हुई भाई, आप अरबों रुपए का, करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपनी रिपोर्ट के अंदर उन्हें कमीशन ने जो रिपोर्ट किया, ये 3 लाइनें सिर्फ, उसका क्रक्स दे रहा हूं, इसको नाकाबिले कबूल और फाश गलती करार दिया। रिपोर्ट के एक हिस्से से यह बताया गया कि 15 लाख की रकम देकर जो सेटलमेंट की गई, इसके बाद इसमें उसको क्रक्स पढ़ रहा हूं, इस सेटलमेंट का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। आला अफसर के मुताबिक रिपोर्ट में सेक्रेटरीज जिनमें वफाकी सेक्रेटरी कानून, वफाकी सेक्रेटरी फाइनेंस और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के बयान भी लफ किए गए, जिन्होंने ये बताया कि इस एस्टेब्लिशमेंट से एक यानी जो मुतल्लक रिकॉर्ड चोरी किया गया, रियासती रिकॉर्ड चोरी किया गया। और इसी तरह लंदन हाई कमीशन में भी फाइल लिखी है, कॉपी रखी की थी, वो भी चोरी की गई। रियासत मदीना के दावेदारों के अंदर एक इंक्वायरी हो रही है और आपके अंदर मिनिस्ट्रीज है, आपकी स्टेट के इदारे हैं, हाई कमीशन चोरी की गई। इस तरह जो लंदन हाई कमीशन में फाइल की कॉपी जो वो भी चोरी होगी। लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन ने वीडियो बयान में कमीशन को इस सूरत हाल से आगाह किया, सिर्फ एक कॉपी को, साले एक मच्छर नहीं, ये सिर्फ एक कॉपी जो अब इनको तरपाएगी नैब के दफ्तर में मौजूद थी, जो भी है उसामा साहब इस चीज को माने, और उसमें जिससे सारी सूरत हाल सामने आई, ये कमीशन के जस्टिस अजमत सईद साहब इंतहाई अपराइट और नेस्ट, और साथ उन्हें 22वीं ओपिनियन दी। उनका कमीशन ने वाजह लिखा है कि हुकूमत इस चोरी के सामने आने के बाद अपनी मर्जी से कार्रवाई कर सकती। साहब यहाँ पे नहीं है मामला, उसामा साहब मामला ये है। अब हुआ क्या है, एक चीज ब्रॉड शीट के साथ जो ये सारा मामला हो, इसके अंदर बड़ा अहम धमाका क्या है, उन्होंने कमीशन ने कहा कि आसिफ जरदारी के जो स्विस मुकदमात हैं उसका भी उन्होंने कहा रिकॉर्ड जो नैब के स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, उस रिकॉर्ड के अंदर भी 2 नंबरियां हुई हैं। ये मैं कह रहा हूं कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से, लाजा उसको खोला जाए, उसको रीओपन किया जाए, अरबों रुपया रीओपन किया जाए, वो आएगा वापस। खान साहब कहते वो आएगा वापस, अब हो सकता है करते जा रहे। अगर आपने कमीशन बना के कार्रवाई नहीं सर, मजीद मेरा एक सवाल है, चले ये 15 लाख की तो पेमेंट लंदन कोर्ट ने कह दिया कि ये गलत हुई है, ये तो उन्होंने लंदन कोर्ट की जजमेंट आ गई कि ये गलत पेमेंट थी, ये ब्रॉडशीट की को नहीं बनती थी। अब इससे आगे वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो सेटलमेंट दोबारा हुई, वो जो 26 मिलियन डॉलर हमने अलहदा से पे किए हैं, वो अब इस दौर में उसकी भी देखना ये पड़ेगा कि उसकी भी कोई एक मिनट कि उसकी भी कोई इंक्वायरी की गई। उसमें जो पनामा लीग के जो पनामा लीग पे जो JIT बनी थी,
उसके वही पेपर पकड़ के उन्होंने वहाँ पे जमा करवा दिए। बिल्कुल ठीक कावे मौसवी ने उन पेपर के साथ उसने ये भी कह दिया जी कि मेरा तो $100 मिलियन की तो इसमें लिखी हुई है रकम कि नवाज शरीफ ने $100 मिलियन खाया है, तो वो तो सीधा सीधा $100 मिलियन मेरा बनता है, वो मुझे दे दे। तो मेरा मतलब है कि वहाँ पर क्या हमारे वकीलों ने क्या कंटेस्ट किया। मियाँ साहब के जो $100 मिलियन बनते हैं, $500 मिलियन बनते हैं, मेरा एक सवाल ये है उसमें से हमें रिकवरी कितनी हुई? अगर कोई रिकवरी नहीं हुई तो हमने फिर इनको किस तरीके से दिया हुआ था? रिकवरी उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, यही तो मसला है। $26 मिलियन एग्रीमेंट 15 लाख डॉलर तो हो गया, वो एग्रीमेंट में ये था, रिकवरी जिम्मेदारी नहीं थी, 15 लाख बताना था। 15 लाख डॉलर तो हो गए ना, चले वो तो पीपल पार्टी पे हमने डाल दिए, तो $26 लाख तो रियासत मदीना के दावेदारों के 26 लाख नहीं सर, $26 मिलियन सर ये हो गए। अब मुझे ये बताया दोनों काम ही गलत हुए। और जो बात डॉक्टर साहब आप बार बार कर रहे हैं ना, जेआईटी के कागज वो डब्बे थे, अदर सदीक वकील थे, यहाँ पे लार्जर बेंच बना, पनामा में कमीशन हुआ, पहला फैसला मेरा हुआ, कैलबरी फंड मैं लेके आया, 12 अगस्त 1998 किताब के अंदर लिखा हुआ लैंड रजिस्ट्री में कि फलां डेट को निकलवाई, 99 वाली किताब छपी, वो मैंने डब्बा दिया था कमरजमान चौधरी को 5 सफ़े था, उसने गायब कर दिया। वो तो जेआईटी के वही सारे पेपर थे। काज़िम मुसवी का उसमें क्या किरदार है? वो तो पाकिस्तान के हमने चलो या इदारों ने काम किया, उसमें उसका क्या सब कमाल है? वो तो जब एग्रीमेंट खत्म हो चुका 16 में तो वो एग्जिस्ट करती नहीं थी। एग्रीमेंट क्या किया गया? सुन तो ले, एग्रीमेंट उसामा साहब 2016 में 2000 आ रहा है, एग्रीमेंट तो खत्म हो चुका। आपकी रियासत ने जो लिख कर दे दिया उसको काबिल सूफी को, जो उसमें मुलव्वस थे, अब क्या कहें, उनकी भी इनसे दोस्ती। शरफ बात कर रहे हैं ना कि एग्रीमेंट क्या था, ठीक है, एग्रीमेंट क्या था, मैं 2 चीज, अब मेरा सवाल ये है, बता तो दूं, सुन ले, एग्रीमेंट आप ब्रॉड शीट के से आप ब्रॉड शीट चाहे तो मनसूख हो सकता है, पाकिस्तान नहीं कर सकता था। एक दूसरा ये रही थी सिर्फ निशानदही करना, और 2 पैसे वो कहेगा सर ब्रेक है। जब कोर्ट ने उनसे कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, तो उन्होंने अपने कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाए? उन्होंने जेआईटी की रिपोर्ट जमा करवा दी। यही बातें हैं कि आज 23 मार्च को भी हम ये कह रहे हैं कि किसने मुल्क लूटा। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। 23 मार्च 1940 के दिन को अगर हम याद करें तो दुनिया की तारीख में अनोखा हमें एक वाक़या मिलता है कि एक कौम इकट्ठी होती है और फैसला करती है कि हमने अब एक आज़ाद वतन हासिल करना है। और दुनिया की तारीख में ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि फिर एक नज़रिए की बुनियाद पर इस तरह से एक रियासत, आज़ाद रियासत हासिल की गई हो। और 7 साल, ये कोई ज़्यादा अरसा नहीं है, 7 साल में कौम फिर वो मुल्क, वो वतन हासिल कर ले, अपनी एक अलग शनाख्त हासिल कर ले, किसी नज़रिए की बुनियाद पर, एक सोच की बुनियाद पर। लेकिन अब 70 साल गुजर गए, क्यों वो मंजिल हासिल नहीं हो सकी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जानें कुर्बान की, अपना माल, ख़ानदान, सब कुछ कुर्बान कर दिया, वतन हासिल कर लिया। उसके बाद भी कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहा। कई जंगें लड़ना पड़ी इस मुल्क की सालमियत के लिए, और सबसे खौफनाक जंग उनमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी। उसमें भी बेशुमार कुर्बानियाँ दी गई, हज़ारों लोगों ने जान की कुर्बानी दे दी, कितने लोग जो हैं अपाहज हो गए, बच्चे यतीम हो गए। यानी बड़े दिलखराश वाक़यात हैं। और दुनिया की बड़ी बड़ी दहशतगर्दी की अगर हम देखें, कोई वाक़यात को देखें, तो उनमें बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात आपको पाकिस्तान में मिलते हैं। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क कायम है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन बहुत से मुल्क जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए, तरक्की में आगे चले गए। कौन इसका ज़िम्मेदार है? क्योंकि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फरमात भी देखें तो उसमें यह है कि मुसलमान आज़ाद वतन हासिल करें जहाँ वो इस्लाम की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, और माशी तौर पर जो उनका इस्तेहसाल हो रहा था उस वक्त वो ख़त्म हो सके। लेकिन आज हम भारत की अगर मिसाल देखें तो ये बात यकीनन कायदे आज़म की एक बात सही साबित होती है कि ऐसी मिसालें हैं कि वहाँ के मुसलमान यहाँ पाकिस्तानी से कह रहे होते हैं कि हमें भी कुर्बानी में शामिल कर लो, क्योंकि वहाँ तो हम कुर्बानी तक नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से वहाँ पर ज़िंदगी ही नहीं गुजार सकते। और सबसे बुरा हाल भारत में जिनका है वो मुसलमान है। आप कहीं से भी देख लें कि अब तो अमेरिका भी शर्मिंदा है, उसको भी आकर, उसका भी नुमाइंदा आता है तो बात करनी पड़ती है इंसानी हुकूक की, किस तरह से पामाली हो रही है। अब तो उनसे शरीयत भी छीनी जा रही है। तो ये बात हमारे बुजुर्गों की दुरुस्त साबित हुई, हम उनसे बहुत बेहतर हैं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं
कि हमने जो कायद-ए-आज़म या 1940 की अगर बात करें, जो विजन उनका था, जो सोच थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान हमने बना दिया है। असद खरल साहब, कौन इसका जिम्मेदार है? मियां नवाज शरीफ साहब का जो लेटेस्ट उनका वो खिताब है जनाब, वो यूथ विंग से सोशल मीडिया पर, मेरा ख्याल है इस मौके पर उनका नाम ना ले तो बेहतर। वो भी ये कहते हैं कि मुल्क लूट के खा गए जनाब, 70 साल हो गए, बाहर के मुल्कों में ले गए। इमरान खान साहब कहते हैं मुल्क लूट लिया, जरदारी साहब कहते हैं जी मुल्क सही तरह नहीं चलाया गया। आप मुझे बताएं, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप, जो बड़ी बड़ी लीडरशिप है इस वक्त, 3 बड़ी जमातें, सारी कहते हैं इनको लीडर नहीं मानता। ये तो लुटेरे हैं, ये तो डाकू हैं, ये तो अपने मफादात के, अभी हाफिज हुसैन अहमद साहब क्या कह रहे थे, ये लीडर आप कंपैरिजन कर रहे हैं। आज गरीब आदमी क्यों आप बानिए पाकिस्तान हजरत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से इनका मुआवजा कर रहे हैं। मैं कहता हूं इन लोगों को वो भी कहते हैं कि करीब भी नहीं 70 साल में मुल्क लूटा गया। मुझे वो तो इनको नौसरबाजों फ्राडियों का नाम ना ले, यहाँ पे इस मुकद्दस जो टॉपिक है इसके ऊपर ना बात करें, मुझे तकलीफ होती है ऐसी बात। आप कंपैरिजन ना करें, नहीं मैं उनकी ना बात करें। ये तो भेड़िए हैं, इन्होंने तो झंझोड़ा है इस मुल्क को, बम्बोड़ा है। आप अभी कुर्बानियों की बात कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं जो कह रहे थे एक लकीर है बरीक सी जिसने 2 कौमें नजरिए की, मैं क्या करूं, क्या करके रख दिया। और वो कहते हैं हम भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी एक भगवान और एक रब। उसको रब और भगवान के नहीं सेंस, वो तो आज भी जाती उमराव की बस्ती उसने यहाँ बसाई है, वो तो आज भी इंडिया के साथ उसके कौन सी कुर्बानियां, बरकत और शफी उसके भाई आए 1930 में यहाँ पे, उन्होंने बाद में बुलाया इनको 1 रुपए की भट्टी मजदूरी करके और इन्होंने उसको चूना लगा दिया। जो अपने भाई बरकत और शफी जो 1930 में आए, मैं 1998-99 के अंदर आखिर में 98 में गया इनके गांव में जाती उम्र में। उसामा साहब मुझे वीज़ा नहीं मिला, मैं बॉर्डर क्रॉस करके जान अपनी जोखों पे, युशिका का कैमरा उस वक्त होता था, वो मैंने जाकर तस्वीरें बनाई, किताब में सारी चीज़ें लिखी हैं। इनका घर आधा कच्चा आधा पक्का है, वहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है, उसके बावजूद इनके दिल वहाँ पे धड़कते हैं, इनके उस जाति उमरा के लिए धड़कते हैं। यहाँ पे मिसाली बस्ती जाति उमरा बसाई, वहाँ पे टैक्स पेयर का पैसा लगाया। आप इस मुझे बताएं, आप मुझे एक कौमी बात सुन ले, हम ये बात आज तक कौम की तलाश है, हमें इंडिया के लीडर्स कह रहे हैं आज कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आपने देखा जब ये यहाँ जो वहाँ पे सिखों के साथ हो रहा है, जब मुसलमानों के साथ हो रहा है, उन्होंने कहा कायद-ए-आज़म सही थे। आपको मैंने बताया था कि जो नेहरू था, इसको कहा था कायद-ए-आज़म ने कि आप इस तरह करो, ये बनिया है आपको, सॉरी उसको सिख को कहा था, वो सिंह कौन सा नाम उसका, उनके अपने सिखों के इंटरव्यू आए तो उनका कायद-ए-आज़म ने हमें कहा था कि आप अलहदा मुल्क ले लो ग्रेटर पंजाब के लिए, उनका पंजाब आप ले लो बेशक, लेकिन यह कि हिंदू बनिया आपको कभी, आपको वो कहते आज हमें याद आ रहा है वो कि हमारे जो सिख है उसको ये नेहरू और गांधी ने वहां पे बिठा लिया और उसको वहां पे तरीके से बिल्कुल तुम्हें आज कुछ नहीं होगा। और उसके उनका आज हमें याद आता है, उनके बंदे कह रहे हैं। मुझे ये बताएं, बदकिस्मती ये है उसामा साहब, आज भी हम एक कौम नहीं बन सके, आज भी हमें एक कौम की तलाश है। आज एक मजमा है, भीड़ है, रेवड़नी जिस तरह भेड़ बकरियां हैं, और हमारे अवाम जो है गुलाम है। और वो जिस तरह बकायदा होता है ना, कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है सुमुन बुकमुन उमयुन फाउला यरजिऊन, वो अल्लाह कहता है ना, फिर मैं गूंगे बहरे और उनके वो आज पैरे और कुफर लगा देता हूं, उनको समझ नहीं मत मार देता हूं। मुझे ये बताया, मुसलमान एक सुराख से एक दफा डसता है, हमने बेनजीर और जरदारी को और इनको नवाज शरीफ को 3 दफा, कसूर किसका है? देखिए अल्लाह ताला कहता है कुरान में और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। हमारा कसूर है उसामा साहब कि हमने एक दफा सुराख से डसे, हमने बेनजीर को 88 में लाए, उसके बाद हमें वो बुरी लगी, नवाज शरीफ को लाए, फिर हम बेनजीर को लाए, फिर नवाज शरीफ को लाए, फिर बेनजीर को लाए। मतलब हमें ये बताएं बाबर डोगर साहब, ये भी कहा जाता है हमारे लिए चैलेंजेस इतने बड़े इस मुल्क को मिलते हैं, शायद किसी और कौम को इस तरह के मिले ही नहीं कि एक इतना बड़ा आपके साइज मुल्क जो हर वक्त आपको खत्म करने चाहता है, हर वक्त, यानी एक ही सोचा कि उसको लानत भेजनी भारत के अपने घर में हाउस इन ऑर्डर करें। सर अब देखिए ना, सियाचिन कभी आपके लिए हो जाए, कभी आपको कश्मीर का मामला, इतने चैलेंजेस, उधर अफगानिस्तान जंगे इर्द-गिर्द खेल छिड़ी जाए, हम उसी से नहीं निकल सके। लेकिन बहरहाल हम तो अपने गद्दार और मीर जाफर और मीर साकियों के आज भी सिंध में सर सबसे बड़ा मसला यह है कि हजारों वाकयात हो चुके हैं कुत्ते के काटने के, और मतलब दुख होता है कि यही सब निकल सके। तो किसको मैं कह रहा हूँ कि जिन जिन की हुकूमत है, चाहे इमरान खान साहब है, चाहे नवाज शरीफ हैं, चाहे दीगर हैं या एस्टेब्लिश, वो सब एक दूसरे को कहते हैं जी जिम्मेदार है जिम्मेदार है। हम किसको कहें जिम्मेदार है? कौन आज हालत का जिम्मेदार है? उसामा साहब, जो 23 मार्च को जो मीनार पाकिस्तान के साए तले जो तकरीर की गई थी जिसमें डिमांड की गई थी पाकिस्तान की, अगर आप उसको सुने तो उसमें बड़ा क्लियर है कि हम हिंदू की गुलामी नहीं करना चाहते, हमें अपनी नेशनल आइडेंटिटी के लिए
हमें एक अलहदा मुल्क चाहिए जहां हम इस्लामी तरीके से, इस्लामी रस्म व रिवाज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, हमें बराबर मौके मिले आगे बढ़ने के। अब मुझे एक बात बताएं, आज 75 साल के बाद, 73, 74, 75 साल तो हो गए हैं, आज क्या एक आम मुसलमान को यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो आगे बढ़ना चाहे तो उसको बढ़ने दिया जाएगा? कि आज यहाँ पर गुर्बत, बेरोज़गारी, जिस तरह से बैड गवर्नेंस है, जिस तरह से करप्शन है, जिस तरह से अकरबा परवरी है। उसामा साहब मुझे एक बात बताएं, जब तकसीम हुई सारी दुनिया के एनालिस्ट जो थे उनका एनालिसिस ये था कि ये जो मुल्क पाकिस्तान बना है नहीं सर, इसमें एक कौम है, इनके कोई मसाइल ही नहीं है, ये कलमे के नाम पर बने, इस्लाम के नाम पर बने। इंडिया जो है वो भानमती का कौम है, वहाँ पर सिख भी हैं, वहाँ पर मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं। तो यहाँ पर इंडिया में लड़ाइयाँ होती रहेंगी और ये कौम बड़ी तेजी से ऊपर जाएगी, क्योंकि ये एक नजरिए पे आई है। 99% मुसलमान है। इंडिया की तरफ से कहा गया था ज्यादा अरसा नहीं चलेगा उनकी, लेकिन मैं दुनिया के एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ कि उनका ये ख्याल था कि ये बड़ी तेजी से तरक्की करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसका ख्याल था पहले कि मीर जाफर और मीर सादिक और उन्होंने हमें इतना डिवाइड किया कि आज 75 साल गुजरने के बावजूद 4 सूबे इकट्ठे बैठ के बात नहीं कर सकते। आज 75 साल गुजरने के बावजूद जो गरीब है वो गरीबतर हो रहा है, जो अमीर है अमीरतर हो रहा है। आज हम हिंदुओं की गुलामी से निकले थे और एक शराफिया की गुलामी में आज फिर रूलिंग हैं, और इसको ख़त्म करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। उसामा साहब बदकिस्मती ये है कि इस तफरीक को ख़त्म करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ तकरीरों की हद तक सारा काम हो रहा है, प्रैक्टिकली कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त अगर देखा जाए तो आम आदमी बेचारा जो है वो परेशान है, बदहाल है, उसको अपना हर बंदा पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है, का मतलब क्या? और ला इलाहा इल्लल्लाह सुन ले, और प्रियम्बल यही कहता है ना, आइन और कुरान और सुन्नत के मुताबिक, जिस मुल्क के रियासत मदीना के दावेदारों के दौरान मरी बरूरी और शराब के कारखानों का सरकारी तौर पर और अफ्यून के ठेकों पे वो खजाने में आएगा, क्या वो रियासत मदीना और कुरान और सुन्नत की बात हो रही है? 65 तक जर्मनी को मैं यही कह रहा हूँ, 65 तो 1 रुपए का डॉलर, 1 रुपए और बराबर डॉलर था। जर्मनी को 1952 या 56 में हम कर्जे दे रहे थे और 5 रुपए में बाद जब ये रूलिंग एलिट माफिया आया, इन्होंने तो डॉलर 10 से 20 से 25 बहुत शुक्रिया सर, 200 से पहुंच मेरिट अगर होगा ना, ये अकबर परवरी का जिसका बाबर साहब ने कहा कि अगर अब सियासी तौर पर कहीं जुड़ जाएंगे तो आप ऊपर आ सकते हैं माशरे में, या इतनी तबकाती तकसीम ये खत्म होगी तो हर एक को फिर बराबरी मिलेगी और मुल्क तरक्की करेगा, हर कोई खुशहाल होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।